So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes. तो क्लास 10 साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम इस चैनल पे एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हम अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके थे, फिजिक्स भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, एक लास्ट चैप्टर बच रहा है जो कि आपका इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। बचा आपका केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जो कि आपको 13th ऑफ फेब से पहले इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर जिसका की नाम है light, reflection and refraction. So without wasting time, let's get started. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिफाइन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डू दे अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। दो लॉ है हमारे पास एंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये लॉ जो होता है वो हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे काम करता है कि नहीं करता है। तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल सा चीज है। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि कोई भी आपके पास अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एग्जांपल में मिरर, तो उस पे जो लाइट आएगा ना वो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगा ना, इसमें एक रिलेशन होता है किस तरह से कि अगर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ये जो एंगल बनेगा ना और ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा क्या होता है आपस में इक्वल। इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल आई, इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल आर। तो एंगल आई जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो तीनों लाइनें हैं ना, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बीच में जो क्या है आपका नॉर्मल लाइन, ये तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में। सेम प्लेन मींस देखो इसी प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में। ऐसा नहीं है कि लाइट आएगा इस प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में, और रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा, इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे काम करता है। तो आंसर है यस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए मिला जुला के। ठीक है, अगर मैं प्लेन मिरर ना लेके स्फेरिकल मिरर ले लूं ना, ठीक है, तो उसमें भी ये लॉ काम करेगा। किस तरह से, जैसे लाइट आया, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस गया, तो ये जो एंगल ज्यादा बन गया यार, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना, देखो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, एंगल आई और एंगल आर, ये हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लॉ हर जगह काम आपका करेगा। ये बीच की लाइन क्या हो गई हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर कह सकते हैं ये नॉर्मल लाइन हो गई शीशे पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर रिलेट टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस क्या कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। सिंपल ये बताऊं मैं तो, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसको एक बार इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन नहीं, क्या बोलते हैं उसे, हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा, पूरा सर्कल बनाओगे तो एक सेंटर होगा। सेंटर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके बीच में एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ध्यान से देखोगे दोनों के बीच का रिलेशन कितना होता है, दोनों के बीच रिलेशन होता है आधा आधा का। ठीक है, फोकल लेंथ आधा होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं यार, इन क्वेश्चन पे हमें इतना टाइम लगाना नहीं है वैसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगेन डायग्राम बनाना पड़ेगा यहीं पे। तो फिर से एक बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस पूरे का सेंटर कहलाएगा सी। ठीक है, ये हो गया हमारा पी, और इसके बीच का पॉइंट क्या हो गया, फोकस पॉइंट। क्वेश्चन कर रहा है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल से आप थोड़ा सा डरना नहीं है, मिला जुला के देखो फोकस। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल की बात करें तो पोल क्या होता है हमारा, हमारा जो शीशा होता है ना, दैट इज स्फेरिकल मिरर, उस शीशे का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और पोल से पास होगा। ठीक है, आगे भी लेके चले जाओ। ये जो बीच की लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है। ठीक है, देन चलते हैं हम किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यार इसकी डेफिनेशन आप ना अलग अलग तरह से भी लिख सकते हो, अपने तरह से भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, जिस तरह से आपको समझ में आता है, जिस तरह से बना सकते हो वैसे लिखे आ जाना, कोई ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा। बाकी मैंने आंसर लिख दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल है क्या, नहीं न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना आपका, 30 सेंटीमीटर। देखो, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर मींस क्या कि लाइट जाएगी, लाइट की रे पैरेलल रेज जाएंगी, वो कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी आपस में। तो कन्वर्ज कब करता है, जब आपका शीशा कैसा हो, जब शीशा हो आपका कॉनकेव। ध्यान से देखो, सारी लाइटें, जितनी भी लाइटें आएंगी ना, वो सारी लाइटें क्या होंगी, फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। समझ रहे हो, यहाँ पे फोकस पे आके सारी कन्वर्ज होगी, इसलिए कन्वर्जिंग आप क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन कर रहा है कन्वर्जिंग मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी 30। मींस क्या कि यहाँ से लेके ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 30। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें, ये पी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट एक ही केस होता है, जब हम इमेज कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें सॉरी, एफ और पी के बीच में। जब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा,
तब आपका इमेज बनेगा, तब इमेज बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर। और ये जो इमेज है आपका इरेक्ट है, सीधा है, और आपका वर्चुअल है। वर्चुअल मींस क्या कि सच में रे लाइट कट नहीं रही है। मींस क्या कि इस इमेज को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखेगा, कहां पे रहेगा, पोल और फोकस के बीच में। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है इसी के जैसा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस केवल लेंस हो गया, वो क्या बना रहा है आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि किस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाएगा आपका ये वाला लेंस। आपको याद होगा इसमें से जो सारी जितनी भी रेज आती है ना, ठीक है, वो सारी रेज आपका इमेज कहां बनाती है, इस साइड इमेज बनाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है और इस साइड कौन सी इमेज बनाती है, सारी रियल इमेज। कह रहा है कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए आपको याद होगा कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं ना, तब जो इमेज बनती है, तब इमेज क्या बनती है, इस साइड इमेज बनती है। और उसका नेचर क्या हो जाता है, उसका नेचर हो जाता है आपका वर्चुअल और इरेक्ट। तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। और इसमें आप ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे थे, पोल और फोकस के बीच। तो आपको देखो पूरा 30 दे रखा था, ये है आपका 15, ये है आपका 0। तो लिखा हुआ है कि 0 से 15 के बीच में रख दो कहीं भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी इसमें आपने क्या लिखा रखा है कि एक सेकंड यार, फोकस नहीं होगा, लेंस है आपका। तो हाँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। बाकी मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ इन क्वेश्चन पे, जो कि नहीं लगाना चाहिए। फिफ्थ है हमारा न्यूमेरिकल, बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लेंगे आप कि कौन केव मिरर है, तो कौन केव मिरर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इमेज बना रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रखा गया है शीशे से कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, जिस शीशे का फोकल लेंथ है 15। क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज की पोजीशन बताओ, मींस की इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा आपका, इमेज का साइज बताओ, नेचर बताओ, और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है, एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो समझने के लिए चलना पड़ेगा हमें नोट प्रो पे। नोट प्रो हमारा यहीं पे है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर देखो, कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रख दो। जैसे ही ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तो इसके हिसाब से आपको शीशे को लगाना है ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना, वो इस साइड आए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर होता है ऐसा, पीछे के साइड पेंट होता है। तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा तभी जाके इमेज बनेगी, नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो मैंने ऐसे फिक्स कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, बाद में देख लेंगे। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ कितना है, 15। तो देखो ध्यान से, इसका फोकल लेंथ हो गया 15, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 30। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 10 पे। 10 मींस क्या कि इसके और इसके बीच में कहीं रखा होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इमेज कहां बनेगा। अब ध्यान से देखो, मिरर फार्मूला याद करो। मिरर फार्मूला क्या कहता है हमें कि 1/f जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। सिंपल है। इस केस में ध्यान से देखो, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ क्या है आपका, यहां से लेके यहां तक, दैट इज 15 सेंटीमीटर। और ये चीज क्या है आपका, देखो इस साइड रहता तो पॉजिटिव लेते, इस साइड है ना, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव 15 सेंटीमीटर था ना, हाँ सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कितना हो गया हमारा, नेगेटिव ऑफ 10, ठीक है। निकालना क्या है, v निकालना है ना आपको। सिंपल है, इन सभी चीजों को इसमें पुट कर दो फॉर्मूले में, आंसर निकल जाएगा। एक बार मैं आपके लिए कर देता हूँ इसको, ठीक है। बाकी हाइट कितनी थी यार, बाद में देख लेंगे, ठीक है। निकालना क्या है हमें, 1/v ना। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा एडजस्ट करके 1/v निकालना है। तो 1/f माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u, ठीक है। f कितना है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 15, 1/-15, माइनस u कितना है, -10, 1/-10, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, माइनस से माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। जैसे ही प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो गया तो इसको इधर उधर कर लो, इसको 10, ये माइनस हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इसका, दोनों में देखो 10 20 20 आ जाएगा ना, नहीं 30 आएगा, सॉरी, सबसे लोएस्ट मल्टीपल आ जाएगा 30। तो 30 आ गया, 10 3 से हो जाएगा, 15 2 से हो जाएगा, सॉरी माइनस है, माइनस है, माइनस है। अब इसको प्लस माइनस कर ही लोगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1/30, ठीक है। और ये था क्या 1/v, तो 1/v आ गया 1/30, रेसिप्रोकल कर दो, v कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v आ गया हमारा पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज बनेगा राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आओ, 15 तो आपका फोकल ही हो गया, यहाँ कहीं बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एक और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इस साइड। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ कहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में कह रहा था, जल्दी से खुल जाए यार। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4। ऑब्जेक्ट की हाइट देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट रखा था ना हमने यहाँ पे, इसकी हाइट थी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज जो बनेगा, इमेज का हाइट बताओ, कहाँ गया क्वेश्चन,
इमेज का हाइट बताओ, इमेज की साइज बताओ, ठीक है। और इमेज की साइज पूछ रहा है ना हमसे, इमेज की साइज पूछने के लिए, ठीक है, इतना आ गया, इतना नोट कर लो आप। अब हम चलते हैं क्या, इमेज की, देखो ध्यान से, आपको याद होगा मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हमारा एच आई अपॉन एच ओ, जो कि बराबर होता है मिरर के केस में नेगेटिव ऑफ वी अपॉन यू के बराबर, ठीक है। तो एक बार एच आई अपॉन एच ओ निकाल लेते हैं इस मेथड से, ठीक है, इस मेथड से देखो ध्यान से, इस चीज का यूज करके ना हम आंसर अपना निकाल लेंगे, ठीक है। एच आई कितना दे रखा है, एच आई मुझे नहीं पता, एच ओ कितना है मेरा, कितना था एच ओ, 4 सेंटीमीटर था, वी कितना आया है अभी अभी 30, तो ये नेगेटिव लगाना है तो नेगेटिव ऑफ 30 हो जाएगा, यू मेरा कितना था, ध्यान से देखो कहीं पे यू था ना, -10, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस गया, कट के कितना हो गया, 3 बच गया, यहाँ नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h1 कितना जाएगा आपका, 4 3 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मींस क्या कि ये था 4 सेंटीमीटर का, ये बनेगा 12 सेंटीमीटर का, तो इमेज बड़ी बनी है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन की मैग्निफिकेशन निकल गया, आप कह रहे हैं नेचर की, नेचर आप सभी को पता होगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है ऑब्जेक्ट, तो नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनती है, इस साइड बनती है, जिसका नेचर कैसा रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। साथ में कह रहा है रे डायग्राम बनाओ, ध्यान से देखो रे डायग्राम कैसा बनेगा, एक रे निकालो ऐसे, इसको पास करा दो फोकस से, एक रे निकालो पोल से, ठीक है, बराबर एंगल बना के इसको निकाल दो नीचे से, तो ये रे को आप क्या करो, इस रे को ले जाओ इससे पीछे की तरफ ले जाओ, ठीक है, इस रे को भी ले जाओ पीछे, यार सही से बनानी है ये, इसको थोड़ा सा आप सही से बना लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले जाओगे ले जाओगे ले जाओगे ले जाओगे तो यहाँ कहीं कट जाएगा, ये आपका बन जाएगा इमेज, तो ये आपका रे डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन बना लेंगे आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यार इतना ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6th, बाकी सारा सॉल्यूशन है एक बार आप देख लेना, ठीक है, सॉल्यूशन भी डायग्राम के साथ है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस विद फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, इज इट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है यार, पावर ऑफ लेंस देखो, पावर क्या, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपका 1/f, f कितना दे रखा है ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में f दे रखा है +50, तो 1/+50, देखो ध्यान से सेंटीमीटर है, तो हमेशा याद रखना सेंटीमीटर को हम यहाँ पे जो फोकल लेंथ रखते हैं ना वो मीटर में रखते हैं, ठीक है। तो मीटर में करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 100 से डिवाइड दे दोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप, मींस क्या कि आप ये करोगे 1/50 तो है ही, इस 50 को 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आपको मुश्किल, बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है ना कि ये 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या कहाँ पे जाएगा, इससे पहले क्या कर लो आप, इसको पहले ही डिवाइड करके रख लो, कितना होगा आपका ये, बोलो 1/2, ठीक है। अब 50 की जगह 50 रख के क्या रखोगे 1/2, इसको जब करोगे आप, मींस क्या देखो 1 से आप डिवाइड कर रहे हो 1/2 को, ठीक है, तो 1 से आप डिवाइड कर रहे हो क्या 1/2 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं, है ना, आंसर आ गया 2, और 2 पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, तो हम 2d लिख देंगे, ठीक है, 2 डायोप्टर आंसर है। बाकी क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस पे पता चलता है, फोकल लेंथ पे, तो फोकल लेंथ देखो ध्यान से, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब मिरर है, क्या मिरर है ना आपका ये, लेंस है, सॉरी पावर तो लेंस, ठीक है, 50 सेंटीमीटर कह रहा है लेंस का, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके केस में होता है, ध्यान से ध्यान रखो कि फोकल लेंथ, देखो ध्यान से, इस केस में फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, एक सेकंड देखो ध्यान से, इस केस में फोकल लेंथ कहाँ पे बनता है सारा, यहाँ पे फोकल लेंथ बनता है, ठीक है, इस साइड, तो इस साइड फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस केस में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस केस में है, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव वाले का, इस पॉजिटिव वाले का नेचर हो जाएगा कन्वर्जिंग, और अगर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब क्या, इस तरह का लेंस, इसमें क्या होता है कि रे आती है सारी, वो डाइवर्ज हो जाती है, इसको जब हम मिक्स करते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ f बनता है, और ये f फोकल लेंथ किस साइड हो गया, लेफ्ट साइड, इसको हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में, तो वो हो जाता है आपका डाइवर्जिंग, लेकिन इस केस में हमारा 50 प्लस में था, तो ये हो जाएगा ये वाला लेंस, ये वाला लेंस मींस क्या कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। बाकी है आपका कि अभी देखो एक साथ में एक और क्वेश्चन है कि कोई 3-4 लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है एक है कॉन्वेक्स लेंस, इसके साथ है एक कॉनकेव लेंस, इसके साथ है एक कॉनकेव लेंस, इसकी पावर है क्या +4d, इसकी पावर है आपकी -2d, तो जो भी इन दोनों का मिला के जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो जो बनेगा वो किस तरह का नेचर रहेगा उसका, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो पावर को ना हम मैथमेटिकली सिंपल प्लस कर देते हैं, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं ना, सेम वही रहता है, तो 4 में 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2d, प्लस का, अगेन देखो प्लस का आया है आपका पावर, प्लस मींस क्या कि फोकल लेंथ प्लस, फोकल लेंथ प्लस किस केस में होता है, इस केस में, और ये किस तरह का मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। बाकी ये सब लिखा हुआ है, देखो कन्वर्जेंट हो गया, है ना, आपका ये 2 डायोप्टर हो गया, सब लिखा हुआ है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको एक बार। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैथमेटिकली किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। स्नेल देखो ध्यान से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। और अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में भी एक आपका रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि देखो ध्यान से, रिफ्रैक्शन क्या होता है ना, ये आपका मान लेते हैं एयर है, ये मान लेते हैं आपका क्या है ग्लास। तो जब भी लाइट एक मीडियम चेंज करती है तो क्या करती है, वो हल्का सा बेंड करती है, ठीक है। बेंड क्यों करती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है ना, घट जाता है। तो ध्यान से देखो, ये जो देखो यहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइन अगर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है एंगल आई, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये एंगल बराबर होता है, तो आंसर है नहीं, बराबर नहीं होता है। लेकिन इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर आता है। रेशियो मींस क्या, कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं साइन के टर्म में, ठीक है, मतलब कि साइन आई बाय साइन आर जो लूंगा ना, ये जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और इसी वैल्यू को हमने, इसी जो कांस्टेंट वैल्यू को काम क्या नाम देते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही है स्नेल्स लॉ। स्नेल एक इंसान थे जिन्होंने ये बताया था हमें ये रिलेशन, ठीक है, तो उनके नाम से रिलेशन बढ़ गया। बाकी इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। उसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे यार। 8th क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ ग्लास मीडियम, फॉर ग्लास विच कलर हैज अ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड और वायलेट। कह रहा है कि किसी ग्लास के लिए ना रेड का या वायलेट का किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, कलर की बात कर रहा है, कलर का देखो किस तरह से याद रखोगे। मान लो कि एक आपका ग्लास है, ग्लास में क्या ले लिया हमने, प्रिज्म। लाइट जो आता है ध्यान से देखो, 7 कलर में क्या हो जाता है आपका, डिस्पर्स हो जाता है ना। सबसे ऊपर कौन सी लाइट होती है, रेड। सबसे नीचे कौन सी लाइट होती है, वायलेट। तो देखो जो जितना ज्यादा बेंड करता है ना, उसके लिए उतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे ज्यादा देखो ध्यान से, लाइट जाती है इस तरफ ना, सबसे कम बेंड किया है रेड, सबसे ज्यादा बेंड किया है वायलेट। तो किसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, वायलेट कलर की। सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी होगी, रेड कलर की, सिंपल है। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज ये, ठीक है ठीक है। कह रहे हैं कि किसी मीडियम है, कौन सा मीडियम है हमें नहीं पता, मान लेते कोई मीडियम है, उस मीडियम में लाइट आई, हल्की सी बेंड कर गई, ठीक है, फिर बेंड करके निकल गई, वो अलग चीज है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मटेरियल का, जो भी ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल, इस मटेरियल का क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। इस मटेरियल में लाइट की स्पीड दी गई है क्या, 2 × 10⁸, और वैक्यूम में है 3 × 10⁸। तो बाहर में मान लेते, देखो ध्यान से, बाहर में मान लेते हैं, बाहर में क्या है हमारा, वैक्यूम, बाहर में वैक्यूम है। और इसका जो ये मटेरियल है क्या है मुझे नहीं पता। बाकी इसका स्पीड ऑफ लाइट कितना है अंदर में, अंदर में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ अंदर में, ठीक है। और बाहर में लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸। आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ध्यान देना हमेशा, अगर किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उस मीडियम के बाहर जो मीडियम है ना, उसकी लाइट की स्पीड ऊपर रखो, ठीक है। मींस क्या कि यहाँ पे आएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, इन वैक्यूम, नीचे रखो उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। इस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड इन मीडियम। अब ध्यान से देखो, जो आपका बाहर का मीडियम है वैक्यूम, उसका स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 8, तो ऊपर रख दो आप 3 × 10⁸। इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸। तो ये तो पूरा चला गया है ना, ये कट के कितना बच गया हमारा, 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा होता है हमारा 1.5। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5। सिंपल है, कैलकुलेशन देख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया ना हमारा ये। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जानते हो ना, कि लाइट की जो स्पीड थी ना, वो जब उस मीडियम में आई तो वो 1.5 गुना क्या हो गई, 1.5 गुना लाइट, मतलब 1.5 टाइम्स लाइट की स्पीड घट गई। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हो। जिसकी जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, मींस क्या कि वो लाइट उतना ज्यादा कम स्पीड में हो जाएगा, लाइट आके उस मीडियम में, और वो उतना ज्यादा बेंड कर जाएगा। सिंपल ये मीनिंग होती है। बाकी बहुत कंफ्यूजन होता है यार बच्चों को समझने में सारी चीजें, ठीक है। इसमें मैं बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ आपको, एकदम समझ रहे हो, एकदम डिटेल में जाके चीजें समझा सकता हूँ, बट टाइम नहीं है अभी। न्यू सेशन से मैं कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है, कि यहाँ भी क्लास में पूरी प्रॉपर एक कंटिन्यू कर सकूं। 9th क्वेश्चन है हमारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ग्लास का। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइट की स्पीड दे रखी है ग्लास में, वैक्यूम में पूछ रहा है, वाटर में पूछ रहा है। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिला जुला के इस पीडीएफ के, ठीक है। सारे ही वैसे क्वेश्चन है कि मतलब ये लगा लिया तो इसके आने इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो वो आप कर लोगे, ठीक है। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमारे पास, 4/3, ठीक है। वाटर यहाँ डब्ल्यू लिख देते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की जो है वो दे रखी है 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली गई है ना, ठीक है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर किससे किया गया है, वैक्यूम से, समझ रहे हो, वैक्यूम से कंपेयर किया है, लाइट की स्पीड वैक्यूम से कंपेयर की गई है। तो ध्यान से देखो,
ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसे आती है? स्पीड ऑफ लाइट को रेशियो निकाल के। तो सबसे ऊपर किसकी रेशियो रखोगे? इस मीडियम की रेशियो नीचे रखते हैं, मतलब इस मीडियम की लाइट की स्पीड नीचे रखते हैं, और बाहर में कौन सा मीडियम था? वैक्यूम। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, ये भी आपका एब्सोल्यूट है, मींस क्या कि इसको रिलेट किया गया है वैक्यूम से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम ही आएगा, देन आएगा नीचे क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ध्यान से देख लिया, ध्यान से देख लिया, इस चीज को देख लो, आंसर सीधा खुद ही निकाल लोगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, ग्लास में लाइट की स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, मींस क्या कि ये चीज हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 × 10⁸। इजी है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड निकालो, वैक्यूम में लाइट की स्पीड निकालो। ध्यान से देखो यार, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखो। 3/2 दे रखा है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है ही, न्यूमरेटर निकालना है खाली, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसा कर लेते हैं छोटा सा कुछ, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा? इस साइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 3 × 2, दैट इज 6 × 10⁸। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर वैक्यूम का निकालना है, 2 को डिवाइड में ले जाओ, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई से हटा के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। आंसर कितना जाएगा? 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा 3 × 10⁸। ये आ गया ना आपका, मींस क्या कि, मींस देखो ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारा आ गया, कितना आ गया? 3 × 10⁸। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर में लाइट की स्पीड बताओ। ध्यान से देखो, अब इस चीज का यूज करो, इस चीज का 4/3 दे रखा है इक्वेशन में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, न्यूमरेटर दे रखा है, इस केस में डिनोमिनेटर निकालना है, मींस क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, सिंपल करके निकाल लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, मैथमेटिक्स लगना है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और क्या उतना मुश्किल होता नहीं है, जब आप 11th 12th कर लोगे ना तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, बट अब आप जब पहली बार पढ़ते हो ना 10th में, ये सारे टॉपिक्स नए नए से होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल मुश्किल से लगने लगता है सारी चीज, क्योंकि है बहुत इजी। 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि जो व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर। जब इस पेंसिल को ना मैं पानी में डुबो दूंगा ना, तो ये हमें क्या लगता है? थोड़ा सा बेंट लगता है ना, बेंट, बेंट जानते हो ना, कि जहां पानी की लेयर होगी ना, वहां से हल्की मुड़ी सी दिखती है ये। क्यों मुड़ी सी दिखती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? वही चीज आपको लिखनी है कि लाइट जो होती है वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो वो बेंड करती है, जिस बेंडिंग की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हल्का सा बेंड करता हुआ दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि यार जो लाइट इससे निकल के हमारी आंखों में आ रही होती है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या 11th में जाओगे, 12th में जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, रे ऑप्टिक्स, तो बहुत डीप में चीजों को समझाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा 11th क्वेश्चन, इफ द अपर हाफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इफ द अपर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर डज इट अफेक्ट द इमेज फॉर्मेशन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है वाला, एमसीक्यू में आता है कई बार, कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहा है कि क्या कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम ऊपर से देखो, अपर हाफ, आधे हाफ को मैं अगर ब्लैक पेपर से ढक दूं, रैप कर दूं, मींस क्या? देखो ध्यान से, इसको मैंने ना ब्लैक पेपर से रैप कर दिया रैप, ये रेड पेपर है पर ठीक है, ब्लैक पेपर से रैप कर दिया, तो क्या इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आएगी? तो बहुत बच्चों को लगता है यार शीशे को ही ढक दिया, शीशा नहीं सॉरी लेंस को ही ढक दिया तो दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, इमेज फॉर्म होगा फिर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट रखा आपने, एक रे गया मान लो कहां से, क्योंकि देखो यहाँ से ले जाओगे तो यहाँ से फोकस पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से तो हमने ढक ही दिया है, तो ये रे को किसी काम का ही नहीं हुआ। एक रे को निकाल लो आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया, दूसरे रे को आप कहाँ से निकालोगे? सोच के देखो। तो दूसरा रे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आपका जो ये आपका फोकल पॉइंट है, हम क्या करते हैं, फोकल पॉइंट से पास करा देते हैं। जब भी कोई रे फोकस से आती है तो क्या होती है? पैरेलली निकल जाती है, पैरेलली निकला, ध्यान से देखो, अब लाइट हमारी दोनों दोनों रे यहाँ पे कट गई, तो ऑब्जेक्ट इमेज हमारे यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत आया? नहीं आया ना कोई दिक्कत। तो इसको ढकने ना ढकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क थोड़ा सा पड़ता ये है कि अगर आप बिना ढके इमेज बनाओगे, ठीक है, तो ये इमेज आपकी क्लियर बनेगी। क्लियर मतलब क्या? कि एकदम ब्राइटनेस अच्छी रहेगी, पेपर पे जो इमेज देखने को मिलेगा बेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसे ढक दोगे ना, ढकने से क्या होता है कि जो यहाँ से जो रेज आ रही थी ना यहाँ कटने के लिए, वो रे तो आई ही नहीं, तो यहाँ पे कम रे आके कटती है। कम रे के आने की वजह से क्या होता है कि इमेज की ब्राइटनेस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यही दिक्कत होती है, बाकी इमेज बनता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, हाउ डज द साइज एंड नेचर ऑफ अ इमेज चेंजेस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम 2f to f। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो, जब हम 2f से किसी ऑब्जेक्ट को, 2f से कहां ले जा रहे हो, 2f से किसी ऑब्जेक्ट को f पे ले जा रहे हो, तो साइज में क्या फर्क आएगा? तो साइज आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा पीछे रहोगे लेंस के उतनी छोटी इमेज बनती है, जैसे 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 पास आते जाओगे इमेज का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या ही लिखा हुआ है। अच्छा, साइज की बात ही नहीं कर रहे क्या?
साइज की बात भी कर रहे हैं, साथ में नेचर की बात भी कर रहे हैं यार। नेचर में आपका 2f पे थे ना, 2f पे भी नेचर कैसा रहेगा आपका कि यही इमेज बनेगी, इन्वर्टेड आपका बनेगा इमेज, रियल इमेज बनेगा। f पे आओगे, f पे आपका इमेज भी क्या होगा, लार्ज साइज हो जाएगा, और नेचर सेम रहेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो कुछ है क्या यार, ठीक वही है कि आप हाउ डज द साइज एंड नेचर चेंज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम 2f to f, ठीक है, बियॉन्ड 2f to f है। तो यही मैं आपको कह रहा था कि आपका जो इमेज है, पहले जो छोटा इमेज था वो मैग्नीफाइड हो जाएगा, बाकी रियल और इन्वर्टेड आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस आई होप कि आप सभी कर लोगे। 12th क्वेश्चन है हमारा, कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में लेंस तो नहीं है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका कि फोकल लेंथ 15 है, ठीक है, फोकल लेंथ आपका कितना है, 15 है। Where should an object be placed to get a real inverted image of same size? ऑब्जेक्ट को इस शीशे के कितनी दूरी पे रखोगे जिससे कि आपका इमेज जो बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, और रियल इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा बनेगा और सच में रे कटेंगी, इसकी पेपर पे उस इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आपको पूरा याद हो ये इमेज फॉर्मेशन, तो जब भी हम ना, ये फोकस हो गया, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ना, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमारी इमेज यहीं पे बनती है, सेम साइज की बनती है, उल्टी इमेज, रियल इमेज। तो आप क्या लिखोगे आंसर, कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कितनी दूरी पे, शीशे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, वही लिखा हुआ है। 13th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन व्हाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, डिस्क्राइब टू एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मिरर को हम गाड़ी के शीशों के जो शीशे पीछे पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए शीशे होते हैं ना गाड़ी में, आपके बाइक में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, उन शीशों में हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। तो पीछे का जो इतना बड़ा ट्रैफिक है ना, वो सारा छोटे से शीशे में दिख जाता है और सीधा दिखता है, ठीक है, उल्टा नहीं दिखता, सीधा दिखता है, ये फायदा है मिला जुला के। फिर कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, कॉन्वेक्स लेंस के दो यूज बताओ। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको याद होगा, कॉन्वेक्स लेंस बड़ा भी करता है ना किसको, आपका जो ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में, है ना, बाकी इसका कैमरे में, टेलीस्कोप में, इनमें भी यूज होता है, ठीक है, क्या करने के लिए, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए, समझ रहे हो। मान लो आपको कहीं पे लाइट को फोकस करवाना है, कहीं पे आपको लाइट को फोकस करवाना है एक जगह, तो इस मिरर का यूज कर लो। कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है यार, जैसे ऑफलाइन यहाँ बैठे रहते हैं ना बच्चे, तो वो मुझे करेक्ट करते रहते हैं, कुछ गलत निकल जाता है मुझसे, तो समझ रहे हो ना। बाकी ऑनलाइन में ये दिक्कत होती है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मुझे पता ही नहीं होता मैंने गलत बोला, फिर वो गलत ही गलत वीडियो बन जाती है, समझ रहे हो। उसके बाद है हमारा 14th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि एक डाइवर्जेंट लेंस है, देखो अगेन पढ़ के समझना है, डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट मतलब क्या, कि रे जो हो रही है ना वो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो डाइवर्जेंट लेंस आपको याद होगा, डाइवर्जेंट लेंस कैसा होता है हमारा, कॉनकेव लेंस, जितनी भी रे आएंगी वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगे। जो डाइवर्जेंट लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30। अब ध्यान से देखो, इस केस में सारी रे को हम कहाँ पे लाते हैं, पीछे की तरफ लाते हैं, तो यहाँ कहीं दिखता है कि यहाँ से सारी रे निकल रही है, इसको हम मानते हैं फोकस। तो यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का हो जाता है हमारा फोकल लेंथ। ध्यान से देखो, ये चीज इस साइड है कि उस साइड है, इस साइड है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस किसमें होती है, नेगेटिव में, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, -30। तो कहीं पे लिख लो आप, फोकल लेंथ है हमारे पास -30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए जिससे कि हमारा इमेज जो बनेगा वो 15 सेंटीमीटर का बनेगा, और फ्रॉम द लेंस से कितनी दूरी पे, 15 दूरी पे बन रहा है आपका इमेज। फोकल लेंथ कितना था, 30। तो ये है आपका, मान लेते हैं पूरा 30। इमेज क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 15 पे, मींस क्या, इसके आधे पे, ठीक है, इसके आधे पे आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अगर आपको याद हो, इस केस में ना एक ही तरह का इमेज बनता है, जो कि इसी साइड बनता है और छोटा इमेज बनता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी साइड इमेज है, इमेज भी इसी साइड है, इसी साइड बनेगा ही। तो आपका v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, इस साइड है तो नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ कितना, 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें फिर, हाँ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। लेंस फॉर्मूला फिर से याद करो, 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या है हमें, 1/u निकालना है ना, ध्यान से देखो, u निकालना है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे उठ के क्या क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 1/v, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, u तो चाहिए ही, v कितना है हमारा, -15। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये हो गया हमारा -15 माइनस ऑफ f कितना है हमारे पास, -30। अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस कर देंगे हम इसको प्लस। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ऐसा करते हैं कि 1/30 को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव 15 इधर लिख लेते हैं। अब 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा, सबको पता है, 30 हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बोलो, -1/30
क्या है हमारा 1/u, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो u कितना हो जाएगा -30। तो u हो गया 30, मींस क्या कि हम u कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट भी हम यहीं पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, 30 था ना आपका, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे फोकल लेंथ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन क्या कि अगर उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। मतलब क्या कि HO दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है, HI हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो ये हो गया ना आप सभी का। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से याद करो, मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, HI/HO, या फिर ये इक्वल्स टू होता है V/U, यहाँ नेगेटिव लेना है, यहाँ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, HI कितना दिया है आपके पास, दिया ही नहीं है। HO कितना है हमारे पास 5, V कितना है, V देखो ध्यान से, V देखो हो रहा -15, U कितना है ध्यान से देखो -30, ठीक है। अब इसको काट दो, कितना बच गया ये हमारा 1/2। अब ध्यान से देखो H हुआ, देखो रुक जा, कंफ्यूज मत हो जाना यार, इतना कहाँ मिटाए, देखो HI/5 किसके बराबर बच गया, 1/2 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2HI/5, तो HI क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर का, इमेज कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब क्या कि एकदम आधा हो गया इमेज, है ना, हाइट। ये पूरा था आपका, आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी, और ये एनफ है, इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे, एनफ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में पूरा याद कर लेना कि किस मिरर का किस लेंस का, किस मिरर का किस लेंस का, ये जो आपका होता है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है। ये सारे ये रिलेशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है, ठीक है। फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी हेल्थ थोड़ी सी अभी भी खराब है, ठीक है, वो शायद से आपको फील आ रहा होगा। बाकी जो भी 50-100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, कॉन्फिडेंट पूरा रहना है, और केमिस्ट्री बहुत जल्दी हम 2 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, 13 फेब से पहले सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो पढ़ाई करते रहे। और एक और चीज बोलना चाहना, थोड़ा सा सुन लेंगे आप, कि अभी जैसे बोर्ड एग्जाम आने वाला है ना, तो बहुत आप मुझे सब स्ट्रेस में हो ना कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अब तो ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा। देखो मेरी बात एक मान लो, जितना भी आपने पढ़ रखा है ना, सिर्फ उतना रिवाइज करो, बोर्ड एग्जाम में जाके एग्जाम देके आओ, अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छा परसेंटेज आता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं भी आता है ना, तो यार स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज का, ठीक है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि यार मैं तो ये भी नहीं कर पाया, 10th में इतने कम परसेंटेज लाया, ठीक है। ये सारी चीजें यार मैटर नहीं करती है, ठीक है। जिस तरह से आप आपकी एज बढ़ेगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि इन सब में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ 10th 12th नीट में, कॉलेज में। बाकी जब मैं जॉब पे गया था, है ना, 1 साल मैंने एक एडटेक कंपनी के साथ काम किया था, तो वहाँ पे मेरे परसेंटेज नहीं दिखे थे, वहाँ पे देखा था कि मेरे को आता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया था कि मेरा ये स्किल है, मुझे एडिटिंग आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे पढ़ाना आता है, और मेरे यूट्यूब पे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। इस बेसिस पे उसने मुझे रखा था, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसी ज्ञान के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।